ओम नमस्ते। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ आज पांडुलिपियों के संबंध में एक और व्याख्यान के साथ, जिसका शीर्षक है पांडुलिपियों के प्रकार। उपस्थित बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि पांडुलिपियां अपने साथ धरोहर को संजोए हुए होती हैं और पांडुलिपियों में हमारे ज्ञान की राशि है। उत्तमोत्तम ज्ञान की धरोहर हमारी पांडुलिपियां हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्य ज्ञानी जन विद्वान इस बात से भली भांति परिचित थे कि ऐसे किस आसन पर लिखा जाए, ऐसे किन पात्रों पर लिखा जाए, ऐसे किन साधनों पर लिखा जाए, ऐसे लेखन के आधार क्या बनाए जाएं जिससे लिखा हुआ दीर्घ काल तक रहे, शताब्दियों तक रहे, वर्षों तक रहे और उस लिपि को जानने वाले लोग उसका अधिकाधिक लाभ उठा सकें। तो आज की मेरी चर्चा का विषय यही है कि पांडुलिपियां कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो पांडुलिपियों की परिभाषा मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं। आज केवल हम प्रकारों पर सामान्य चर्चा करेंगे। तो आचार्यों ने लिखा कि पांडुलिपियों के दो प्रकार हैं, एक राजकीय है और एक लौकिक है। और राजकीय में भी अनेक प्रकार के भेद हो जाते हैं, लौकिक में अनेक प्रकार के भेद हो जाते हैं। जब राजकीय की चर्चा आई तो राजकीय में क्या, राजकीय ग्रंथ, सरकारी ग्रंथ जिनमें अनेक प्रकार के शासन के आदेश, अनेक प्रकार के शासन संबंधी जानकारियां, अनेक प्रकार के विधि और विधान, संविधान और अनेक मंत्रालयों की अलग अलग प्रकार की जो जानकारियां हैं, उनका जो संग्रह रहता है उसको हम राजकीय पांडुलिपियों के नाम से जानते हैं। और दूसरे हैं राज्यादेश या शासनादेश। राजा की तरफ से जो आदेश पारित होते थे वो राजकीय पांडुलिपि कहलाती थी, या राजकीय शासन के रूप में जो एक पेज का फरमान आता था, हाथ से लिखा हुआ, राजा के हस्ताक्षर हुए, मंत्री के हस्ताक्षर हुए, या उस विभाग के आधिकारिक विद्वान आचार्य के जो हस्ताक्षर उस समय होते थे, उनको हम शासनादेश की पांडुलिपियां मान करके स्वीकार करते थे। और या राजकीय चिट्ठी पत्रियां, राजा के द्वारा, मंत्री के द्वारा संधि के लिए, विग्रह के लिए, आसन के लिए, यान के लिए, संचय के लिए, दधिभाव के लिए लिखा गया पत्र, ये चिट्ठी और पत्रियों के रूप में संग्रहित होता था, जिसको हम राजकीय पांडुलिपि के रूप में जानते हैं। या कार्यालयीय नथियां, जिसको एनेक्सर के नाम से हम जानते हैं, जिसके साथ आज भी हम लिखते हैं कि इस पत्र के साथ ये चीजें और संलग्न हैं। तो वो भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती थी, जो उस पत्र की भाषा को ही पूरित करने का कार्य करती थी। तो इस प्रकार से राजकीय और लौकिक भेद से दो प्रकार की पांडुलिपियों को स्वीकार किया गया। लौकिक में भी अपने यहाँ के ग्रंथ और जो अन्य प्रकार की जो चीजें हैं उनको स्वीकार किया गया। अब हम चर्चा करते हैं कि पांडुलिपियों के प्रकार, लेखन सामग्री और लिप्यासन किस किस प्रकार के होते थे, कैसे कैसे होते थे और उस पर किस प्रकार से लेखन होता था। तो दो प्रकार के आसन स्वीकार किए गए हैं पांडुलिपियों के लेखन के, जिसमें एक कहा गया कि कोमल लिप्यासन और दूसरा कहा गया कठोर लिप्यासन। अब आप नाम से समझ गए होंगे कोमल में क्या क्या हो सकता है और कठोर में क्या क्या हो सकता है। तो जो कोमल लिप्यासन है उसमें हम ताड़पत्र को ले सकते हैं, भुर्ज पत्र को ले सकते हैं, अग्रु पत्र को ले सकते हैं,
पट्ट को ले सकते हैं, चरम पत्र को ले सकते हैं, कागज को ले सकते हैं, और सामान्य काष्ठ, तख्ती, खरड़ा, गुटका, पोथी, इनको हम ले सकते हैं। तो ताड़पत्र पर बहुत कुछ लिखा गया, और ताड़पत्र पर सर्वप्रथम ऐसा माना जाता है कि जो धम्मपद लिखा गया वो 2री से 3री शताब्दी में महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा उनकी प्रतिलिपि के रूप में कुछ प्राप्त हुआ है, जो 2री और 3री शताब्दी का मिलता है। इसी प्रकार से भोजपत्र जिसको हम कहते हैं, उस पर भी अनेक प्रकार के लेख हमारे को मिलते हैं। ताड़पत्र पर 7वीं शताब्दी का स्कंद पुराण भी मिला है, और भोजपत्र पर धम्मपद और अनेक प्रकार के और भी प्राचीन लेख उपलब्ध हुए हैं। उसी प्रकार से अगरुपत्र है, जिस पर 15वीं शताब्दी में लिखा हुआ सुंदरकांड एक मिलता है, जो पेरिस के किसी संग्रहालय में सुरक्षित है। उसी प्रकार से पट्टी है, कपड़े के ऊपर हमारे यहां बहुत कुछ लिखा गया। आप संग्रहालयों में जाकर के देखेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां, जिस पर इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, जिसमें चित्र भी है और जिसमें लिपि भी है, दोनों तत्व जहां पर मिलते हैं, उसको हम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जिस पर लिखा भी गया है और उसमें चित्र भी बनाया गया है। तो ऐसे कपड़े के ऊपर, सूती कपड़े के ऊपर, रेशमी कपड़े के ऊपर अनेक प्रकार की संरचनाएं अपने को मिलती हैं, अपने को देखने को मिलती हैं। बहुत अधिक आयु वस्त्र की नहीं होती है, क्योंकि उसमें सेलुलोज की मात्रा कम होती है। वो 100 साल, 200 साल, 300 साल, इससे ज्यादा उसका चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत प्राचीन हमें कपड़े पर बहुत कुछ नहीं मिलता है। उसी प्रकार से चरमपत्री है, चमड़े पर बहुत रेयर कुछ एक लेख अपने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो चमड़े का लेखन है ये यूनान में और दूसरे देशों में ज्यादा प्रचलित हुआ, क्योंकि भारत में लोग अहिंसावादी थे, वेदादि शास्त्रों को मानकर के चलने वाले थे, दर्शन शास्त्र को आधार मानकर, उपनिषदों का आधार मानकर के चलने वाले थे, यज्ञीय संस्कृति थी। तो यहां चमड़े के साथ एक भावना जुड़ी हुई थी कि चमड़े को ग्रहण करने में, उसका उपभोग करने में कहीं ना कहीं हिंसा का प्रतिपादन होता है। तो इसलिए प्राचीन आचार्य लोग चमड़े पर लिखने में कतराते थे, उन्होंने कम लिखा। तो कुछ एक स्थानों पर चरमपत्र के नाम से कुछ एक टुकड़े मिलते हैं, लेकिन भारतीय आचार्य चमड़े का जूता भी पहनना इसलिए पसंद नहीं करते थे। आज भी आप बहुत सारे आचार्य हैं जो उनको चमड़े का जूता पहनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें हिंसा के भाव कहीं ना कहीं प्रतीत होते हैं। पुनरअपि एक परंपरा रही चमड़े पर लेखन की, तो ये उसका विषय है। तो इसी प्रकार से कागज के ऊपर तो कर ले बहुत कुछ लिखा गया। बहुत सारे लोगों को मानना है कि 105 ईस्वी में चाइना ने कागज बनाया और उसके बाद लोगों ने उस पर लिखना प्रारंभ किया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिकंदर ने 357 ईस्वी पूर्व लगभग भारत पर आक्रमण किया था, और उसका एक सेनापति था जिसका नाम था नियार्कस। नियार्कस ने भारत का भ्रमण किया और उसने लिखा कि यहाँ लोग कपड़े को कूट करके, रुई कपास को कूट करके, चिथड़ों को कूट करके और उनकी लुगदी बना करके, कुछ और उसमें तत्व डाल करके कागज बनाना जानते हैं, और ये लोग उस पर लेखन का कार्य करते हैं। तो लेखन कितना प्राचीन है इस पर मैं एक अलग से व्याख्यान दूंगा। पुनरअपि यहाँ कागज बनाने की परंपरा हमारे पास पहले से विद्यमान है, और चूंकि हमारे यहाँ श्रुति रही तो सुनने में बहुत कुछ रहा। श्रुति जब हटने लगी तो लेखन प्रारंभ हुआ, लिखना प्रारंभ किया। तो इन पर लिखा हुआ
इस ताड़पत्र पर लिखा हुआ, भोजपत्र पर लिखा हुआ, अगरू पत्र पर लिखा हुआ, इसमें कई सौ साल तक स्थायी रहता है, क्योंकि ताड़पत्र में तेल होता है, लकड़ी में तेल होता है और उसके सूखने में 500 से 700 वर्ष लगभग लग जाते हैं, और रीऑयलिंग उसका कर दिया जाए तो वो फिर दोबारा से एक लंबे समय तक उसको जीवित रखा जा सकता है। तो ऐसी एक परंपरा है लेखन की कि ये कोमल आसन की मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। तो कागज में भी फिर अलग अलग प्रकार के भेद हो गए कि ये हस्त निर्मित कागज है या ये मशीन के द्वारा निर्मित कागज है। तो ऐसे बहुत सारे शहरों में तो कागज के घराने के नाम से प्रसिद्ध है, कुछ राज्य, कुछ शहर तो कागजपुरा, कई जगह एक नाम देखे मैंने, तो वो उसके नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे करके एक कोमल आसन के लेखन की परंपरा थी। लेकिन प्राचीन आचार्य बड़े विद्वान थे और ये समझते थे कि इन पर लिखा हुआ 500 साल 700 साल तक रहेगा, लेकिन वो ये चाहते थे कि ये चिरस्थायी रहे। तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत चिंतन किया, बड़ा विचार किया, और उन्होंने कठोर लिप्यासन पर भी लेखन प्रारंभ किया। कहीं लेखनी से, कहीं टाकी से, कहीं छेनी से, कहीं हथौड़ी से, और कहीं कोरक से, कहीं सांचे बना करके, या कहीं किसी यंत्र से उन्होंने लेखन प्रारंभ किया, जिसको हम कठोर लिप्यासन कहते हैं। कठोर चीजों पर लेखन हम कहते हैं, जैसे पाषाणीय है, पत्थरों पर बहुत कुछ लिखा गया। मृण्मय है, मिट्टी पर बहुत कुछ लिखा गया। सीप दांतिकी, सीप आदि पर बहुत कुछ लिखा गया। ताम्र पत्रों पर बहुत कुछ लिखा गया। स्वर्ण पत्र पर लिखा गया, रजत पत्र पर लिखा गया, कांसे पर बहुत कुछ लिखा गया, अन्य धातुओं पर, लोहे आदि पर बहुत कुछ लिखा गया। तो ऐसे करके अनेक लिप्यासन हमने बनाए। प्राचीन आचार्यों की बड़ी सोच रही कि यह चिरस्थायी किस प्रकार से रहे। तो पाषाणीय में जब हम गए तो पाषाणीय में भी जाकर के अलग अलग प्रकार के भेद हो गए। पाषाणीय में सर्वप्रथम आया चट्टानीय, चट्टानों पर बहुत कुछ लिखा गया, शिलापट्ट पर बहुत लिखा गया। पूरी चट्टान को ले लिया और उस चट्टान के ऊपर बड़ा ग्रंथ लिख दिया। आज भी लोग जब समझाते हैं तो कहते हैं कि सुनो भाई, इसको पत्थर की लकीर मान लो। आज भी जब हम घर बनाते हैं तो किसी दस्तकार के पास जाके कहते हैं कि मेरे नाम की एक प्लेट बना दो, मेरे घर के आगे लग जाएगी। पत्थर पर अपना नाम खुदवा करके अपने घर के बाहर हम लगाना चाहते हैं। वो इसलिए कि लंबे समय तक अपना नाम इसमें चलता रहे। उसी प्रकार से प्राचीन आचार्यों ने पूरे शिलापट्ट के ऊपर, पूरी चट्टान के ऊपर लिखा। अलग बड़े बड़े शिलापट्टों को लेकर के उन पर लिखना प्रारंभ किया, स्तंभों पर लिखना प्रारंभ किया, और मूर्तियों के आधार के ऊपर बड़ा लेखन हुआ। एक ही पत्थर को काट करके मूर्तियां बनाई गई, और उन पर नीचे जो लेखन है वो बड़े ऐतिहासिक महत्व का, शास्त्रीय महत्व का, बड़ी अकुत ज्ञान राशि हमारे साथ विद्यमान है। तो इसी प्रकार से जब चट्टानीय लेखन हुआ तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है उन्नत शिखर पुराण। ये जैन संप्रदाय की एक कृति है और 1170 ईस्वी की इसको कृति स्वीकार किया गया है। तो यह राजस्थान का एक राज्य जिला है उदयपुर, और उसका वहां भीलवाड़ा के पास एक गांव है बिजौलिया, वहां यह उन्नत शिखर पुराण एक चट्टान पर खुदा हुआ है, आज भी विद्यमान है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो कितनी बड़ी विचार और कितना बड़ा सोच इनके साथ रहा कि ऐसा लेखन किया जाए कि जो चिरस्थायी हो। 1170 से आज तक चला आ रहा है। उसने आंधी नहीं देखी, तूफान नहीं देखा, भूकंप नहीं देखा, महामारियां नहीं देखी, या उसने अनेक प्रकार की प्रलय नहीं देखी, अनेक प्रकार के बाह्य आक्रमण नहीं देखे, परंतु वो चट्टान पर लिखा हुआ है, वो चिरस्थायी। इसी प्रकार से शिलापट्टीय है। शिलापट्ट पर लिखना अपने आप में बड़ा जटिल कार्य है, चट्टान पर लिखना अपने आप में बड़ा जटिल कार्य है, परंतु हमारे यहां लिखे गए।
तो वहां यहां पर भी एक लेख जो है कुंभलगढ़ में राणा कुंभा का एक लेख अपने को मिलता है, जो वहां की वंशावली, वहां के राजाओं और अनेक चीजों की चर्चा करता है। स्तंभीय लेख हैं जो स्तंभों पर लिखे गए, जैसा कि नाम से ही सूचित हो रहा है। स्तंभों पर लिखने की पुरानी परंपरा है हमारे यहाँ। जब भी राजा कोई विजय प्राप्त करके आता था या अपने संदेश प्रस्तुत करना चाहता था, तो राज्य में अनेक प्रकार के स्तंभ लगवा देता था। कभी आप सांची भोपाल में जाएं तो वहां जाकर के अनेक शिलालेख वहां जाकर के देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध की जितनी तपस्थली है वहां जाकर के आप अनेक प्रकार के स्तंभ लेख वहां जाकर के देख सकते हैं। कभी कुतुब मीनार आप दिल्ली आए तो जरूर आकर के स्तंभ लेख आप आकर के देख सकते हैं। अनेक स्थलों पर आप अपने आसपास भी, आपके गांव के आसपास, आपके शहर में बहुत सारे पुराने किले होंगे और वहां जाकर के भी आप उन लेखों को देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। उन पर क्या लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है, किस वर्ष का है, किस राजा का है, क्या उसका इतिहास है, अनेक चीजों का उद्घाटन वो स्तंभ लेख करता है। तो इसी प्रकार से ये एक अशोक के जो स्तंभ लेख हैं 272 से 232 ईस्वी पूर्व के इनको माना गया है। इनको शिला स्तंभ के रूप में भी कहा जाता है। तो ऐसे जो स्तंभ हैं वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। शिला स्तंभ उसका एक प्रमाण है, ध्वज स्तंभ उसका दूसरा प्रमाण है, जय स्तंभ उसका तीसरा प्रमाण है, कीर्ति स्तंभ उसका चौथा प्रमाण है, वीर स्तंभ उसका पांचवा प्रमाण है, सती स्तंभ उसका छठा प्रमाण है, धर्म स्कंद उसका सातवां प्रमाण है और स्मृति स्तंभ उसका आठवां प्रमाण है, छाया स्तंभ उसका नौवां प्रमाण है और यूप स्तंभ उसका 10वां प्रमाण है। तो ऐसे जो स्तंभ हैं जो शिला के ऊपर हैं, जो ध्वजा के ऊपर हैं, जो राजा की जय को बताने वाले हैं, राजा की कीर्ति को बताने वाले हैं, राजा की वीरता को बताने वाले हैं, किसी सती के संबंध में व्याख्यान करने वाले हैं या धर्म का उल्लेख करने वाले हैं या वो किसी की स्मृति में बनाए गए हैं। हमारे अपने गांव में आप देखें बहुत सारे हमारे सेनाओं में काम करने वाले सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनके नाम के स्मृति स्तंभ गांव के अंदर प्रवेश करते समय और या उनके अपने खेत में या गांव के किसी मुख्य स्थल पर उनकी प्रतिमा के साथ लगा दिए जाते हैं। उसी प्रकार से छाया स्तंभ, स्मृत व्यक्ति की छायांक हमारे यहाँ बड़े प्रसिद्ध हैं। और जब शत्रुघ्न अपने वापस अयोध्या में आते हैं तो वहां अनेक प्रकार की मूर्तियां देखते हैं। तो मूर्तियों का तात्पर्य यही था कि जिन जिन लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं वो दिवंगत हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से यूप स्तंभ, यज्ञ में जो अनेक प्रकार के यूपों की स्थापना की जाती है तो वो यूप स्तंभ के नाम से कहलाते हैं। उसी प्रकार से मृण्मय, ये भी कठोर लिप्यासन में आता है। मिट्टी को जब हम पका देते हैं, जैसे पुराने समय में आप देखेंगे तो पुराने समय में जब खुदाई की जाती है तो कुछ ईंटें मिलती हैं, पकी हुई ईंटें, और उन ईंटों पर कुछ लिखा रहता है, कुछ पर मूर्तियां बनी रहती हैं, कुछ पर कुछ लेख रहते हैं। तो वो अपने आप में बड़े ऐतिहासिक महत्व की हैं। कुछ घोंगे अपने को मिलते हैं, कुछ मिट्टी की मुद्राएं, मोहर। अनेक स्थानों पर तो लोहे का प्रचलन आ गया था, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी था जहां मिट्टी की स्टैंप बनती थी और मिट्टी की स्टैंप को, मुद्रा को ही, मोहर को प्रयोग किया जाता था। उस मिट्टी की स्टैंप को बना करके, तैयार करके उसको पका लिया जाता था। पकने के बाद वो कठोर हो जाती थी। उसका प्रयोग राज्य के लिए या अनेक अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता था। तो उसी प्रकार से जो मुद्राएं थी वो भी कई अनेक प्रकार की मिलती हैं। इसी प्रकार से पुराने घट मिलते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक तत्व है। बहुत सारे खेतों में आज भी
जब बारिश होती है, मिट्टी नरम हो जाती है, नम हो जाती है, तो वहां पर कुछ पुराने घट मिलते हैं जिसमें अनेक प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं, या कुछ ऐतिहासिक तत्वों को उद्घाटित करने वाले वो घट होते हैं, या उसमें अनेक प्रकार की कुछ ऐतिहासिक चीजें अपने को मिलती हैं, कुछ शकल्स मिल जाते हैं और अनेक तत्व उसके अंदर विद्यमान रहते हैं जो अपने अध्ययन का विषय हो सकते हैं। उन घटों पर भी मिट्टी के घट को पका करके और उन पर कुछ लेखन करा दिया जाता था, तो उसको वो जमीन में भी दबा देते। या पुराने जो घट हैं वो भी ऐतिहासिक महत्व के हैं जिन पर लिखा हुआ है। प्राचीन संग्रहालयों में जब हम जाते हैं तो वहां आज भी हजारों साल पुराने घट अपने को देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से उन पर अनेक प्रकार के अभिलेख और ग्रंथ, इस प्रकार की रचना की चर्चा भी शास्त्रों में आती है। वहीं कहीं जहां कठोर की बात करें तो सीप के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, शंख के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, हाथी दांत के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, और कास्ट के ऊपर। पुराने समय में जब अखबार आता था तो पहले एक कास्ट के ऊपर उसको खोद करके उकेर करके तैयार किया जाता था। उसके बाद उसके ऊपर एक कागज लगा के और उसके ऊपर स्याही लगा करके, जो कास्ट का जो आपने उकेरा है, जो खोदा है, उसके ऊपर स्याही लगाते थे। स्याही लगाने के बाद उसके ऊपर एक कागज लगाते थे और एक गोल से किसी रोल के साथ उसके ऊपर घुमा के जो कास्ट पर उत्कीर्ण है उसको हम कागज पर ले लेते थे। इस प्रकार की परंपरा भी थी पुराने समय में। अखबार के प्रकाशन की, समाचार पत्रों के प्रकाशन की ये एक विधि रही। उसी प्रकार से कहीं जो ताम्र के रूप में मैं समझता हूं कि प्राचीन आचार्यों ने ये बड़ा विचार और चिंतन किया कि ये शास्त्र जो है ये पात्र के अभाव में नष्ट न हो जाए। आज पात्र नहीं मिल रहा, कल मिलेगा, कल नहीं मिला, परसों मिलेगा, 100 साल बाद मिलेगा। तो उन्होंने अपने शास्त्रों को ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण करवा दिया। आप जानते हैं कि ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण होने के बाद हजारों वर्ष तक वो रह सकता है। जब कभी प्रलय आ जाए, कोई आक्रमण से नष्ट हो जाए या वो विधा नष्ट हो जाए, तो हजारों साल बाद भी कोई आदमी खुदाई करेगा तो ये जिंदा ये लिपि और ये शास्त्र और ये ज्ञान ये पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसलिए अनेक आचार्यों ने, आप जाकर के देखेंगे तो प्राचीन जो पांडुलिपियों के मुख्य धरोहर हैं वो हमारे पुराने मंदिर हैं, पुरानी पाठशालाएं हैं, पुराने विद्यालय हैं, प्राचीन आचार्य हैं, प्राचीन पुस्तकालय हैं, ग्रंथागार हैं, पुराने मठ हैं। वहां पुराने मंदिरों में जो अत्यंत प्राचीन जो हमारे मंदिर हैं उनमें जाकर के देखें तो आज भी दीवारों के ऊपर पत्थरों पर श्लोक लिखे हुए हैं, वेद मंत्र लिखे हुए हैं। अत्यंत गहन शास्त्र उन पर उत्कीर्ण किया हुआ है। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है जो इसको जिंदा रखने का काम करती है। तो वो ताम्र पत्र के रूप में अनेक राजकीय पत्र भी हैं, शास्त्र भी है, वैदिक परंपराएं भी हैं, अनेक प्रकार के उल्लेख भी हैं। कभी आप जाएं तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में यदि कभी आप जाएं और वहां जन्मभूमि उनका मंदिर देखें तो मंदिर के ऊपर चारों तरफ आप देखें तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो पूरा ताम्र पत्रों पर लिख करके और वहां ऐसे दीवारों के ऊपर लगाया हुआ है। बहुत उत्तम लगता है। हमारे पूज्यपाद स्वामी गुरुवर स्वामी ओमानंद जी महाराज ने संपूर्ण सत्यार्थ प्रकाश को ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवा करके गुरुकुल जज्जर के संग्रहालय में रखवाया हुआ है। इसी प्रकार से अनेक आचार्यों ने अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए ऐसे ऐसे शास्त्रों को जो बड़े दुर्लभ थे और जो ज्ञान राशि है हमारी, उनका संरक्षण किया ताम्रपत्रों के माध्यम से। उसी प्रकार से ताम्र की मूर्तियां, प्रशस्ति पत्र, ये भी अपने आप में एक बड़ी प्रकार की विधा है हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए। उसी प्रकार से जो स्वर्ण पत्र हैं, सोने के पत्रों पर या ताम्र के पत्रों पर आज भी यदि आप देखें तो उसमें अनेक प्रकार के यंत्र, अनेक प्रकार के मंत्र, अनेक प्रकार के विधि विधान, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र,
अनेक प्रकार के जो पूजा पाठ में आने वाले जो यंत्र हैं उनका भी उपयोग इन ताम्र पत्रों के माध्यम से किया जाता है। ये कहीं ना कहीं शास्त्र को जीवित रखने की परंपरा है। जैसे जैसे समृद्धि थी तो सोने के पत्रों पर भी लिखा गया, सोने की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया, अष्टधातुओं की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया और उनके साथ साथ नीचे शास्त्र भी लिखा गया, परंपरा भी लिखी गई, ईस्वी संवत भी लिखे गए, राज्यों के नाम भी लिखे गए, राजाओं के नाम भी लिखे गए। तो ये एक इतिहास भी था, एक ज्ञान राशि भी थी जो अनेक प्रकार के रहस्यों का उद्घाटन करने वाले थे। तो सोने पर लेखन हमारे यहाँ, तो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। हीरे मोती जवाहरात सब यहाँ पर विद्यमान थे और स्वर्ण पर कारशापण की चर्चा आचार्य पाणिनि करते हैं। सोने के सिक्कों से आदान प्रदान हमारे यहाँ होता था, लेन देन हमारे यहाँ सोने के सिक्कों से होता था। तो बहुत कुछ उन पर सोने के सिक्कों पर भी लिखा गया, चांदी के सिक्कों पर लिखा गया, तांबे के सिक्कों पर लिखा गया। यदि आप कभी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का अत्यंत समृद्ध संग्रहालय है जिसका आजकल संरक्षण माननीय प्रोफेसर रूप किशोर जी शास्त्री जो वहां के यशस्वी कुलपति हैं और वहीं के जो इस संग्रहालय के जो संरक्षक हैं आदरणीय डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं, बहुत समृद्ध तरीके से उसको एक एक चीज को संजो करके रखा हुआ है। अनेक प्रकार की पांडुलिपियां, अनेक प्रकार के आपके ये सोने चांदी तांबे मिट्टी, इनके आभूषण और इनके अलग अलग प्रकार जो मैं विधि और विधान बता रहा हूं, एक एक डिस्क्रिप्शन आप जाकर के वहां देख सकते हैं। इतना सुंदर म्यूजियम है, इतना बढ़िया वहां उसको सजा करके रखा हुआ है। एक एक चीज जो है संग्रहालय में ऐतिहासिक पुरातत्व के महत्व की है। कभी आपको अवसर लगे तो आप अपने आसपास के जो पांडुलिपि के संग्रहालय हैं वहां भी आपको जाकर के देखना चाहिए। आपके आसपास जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, वहां भी अनेक प्रकार के लेखन मिलते हैं। वहां भी जाकर के आप लोगों को मैं समझता हूं कि अपना कैमरा साथ लेके जाइए। आजकल एंड्रॉयड फोन सबके पास है, वहां जो अच्छा लगे उसको आप खींच करके लेकर के आए, उसका अध्ययन करें तो एक नवीन विषय का उद्घाटन आप कर सकते हैं। अनेक प्रकार के जो सोने के प्याले, कटोरे, सुराही, लटकन, देवताओं की पालकी, ग्रंथ, अभिलेख, तस्तरियां और चलनी, अनेक चीजों की चर्चा हमारे यहाँ लेखन में मिलती है। कपड़े पर बहुत कुछ लिखा गया, कागज पर बहुत कुछ लिखा गया, सांची पात पर बहुत कुछ लिखा गया, तूलिये पात पर बहुत कुछ लिखा गया। रेशमी वस्त्रों पर लिखने की परंपरा अत्यंत पुरानी है और अनेक चीजें जिनको हम पांडुलिपियों में पोथी कहते हैं, गंडी कहते हैं, कच्छपी कहते हैं, मुष्टि कहते हैं, फलक कहते हैं, छेद पाटी कहते हैं। ये समस्त जो है इसी के अलग अलग प्रकार के भेद हैं जिस पर लिखा गया, लिख करके उसको संग्रहित किया गया। कुंडलित, वलयित, खरड़ा ये भी लेखन के विधान में आते हैं। उसी में कहीं कहीं त्रिपाठ या त्रिपाठ के नाम से भी आता है, पंचपाठ या पंचपाठ के नाम से भी आता है। शुंड लेखन है एक, आप अधिक अध्ययन के लिए अनेक जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, मैं समझता हूं आपको वो देखनी चाहिए। लेकिन जहां जहां लिखा गया, चाहे सोने पर, चांदी पर, कागज पर, कठोर आसन पर, कोमल आसन पर, तो उसके बाहर की साज सज्जा भी किया गया। तो पांडुलिपि न केवल लेखन है अपितु चित्रकला का भी एक विज्ञान है, लेखन का भी विज्ञान है, इतिहास का भी विज्ञान है, साहित्य का भी विज्ञान है। तो अनेक चीजों को साथ लेकर के ये शास्त्र चलता है। तो सामान्य रूप से मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि पांडुलिपियां हमारी बड़ी धरोहर हैं। इन पर लेखन जो किया गया वो हमारे लिए बड़े ऐतिहासिक महत्व का है। और शोधार्थियों से मैं निवेदन करता हूं कि साहित्य में बहुत कुछ हो चुका है। आज अनेक पांडुलिपियां ऐसी हैं जो एक उत्तम रिसर्चर का इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि कोई ऐसा रिसर्चर आए जो हमारे
गुड़ विषयों का उद्घाटन करे और समाज को उससे लाभ हो सके, राष्ट्र को लाभ हो सके, इस समस्त संसार का कल्याण हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ आप मेरे व्याख्यानों को आदर से सुनते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिवादन। ओम शांति शांति शांति। ओम।